तीसरी पराजय। उखड़े उखड़े मन को उसने एक बार फिर पत्रिका के पन्नों में उलझाना चाहा, पर वह था कि आवारा बादल की तरह नहीं उलझा सो नहीं उलझा। वैसे तो अभी भी उसको कई निजी संस्थानों ने नौकरी देने का प्रस्ताव किया था, पर वृंदा ने तय कर लिया था कि अब वह नौकर चाकर नहीं कहलाएगी किसी की भी। ठीक भी था, कर ली 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी, ले लिया 2 वर्ष का एक्सटेंशन भी और अब तो वह 60 पार कर चुकी हैं। फिर कोई खर्च करने की व्यवस्था वाली स्थिति होती तो बात अलग थी। वह बुदबुदाई नहीं, रे वृंदा, अब तू किसी भी व्यवस्था के घंटे से क्यों बांधती हैं? तू आजाद रह, बुढ़ापा शांति और चैन से काट। वह सोचने लगी। अब वह सैर सपाटे पर निकलेगी, किसी शांत पर्वतीय स्थल पर आराम करेगी। यदि उन्हें अवकाश हुआ घर बार से तो उन्हें भी ले लेगी। नहीं हुआ तो गुरुदेव का एकला चलो रे पढ़ा हुआ किस काम आएगा। और वह यह सोचकर मन ही मन भावुक हो उठी। तभी हवा का एक झोंका आया, उसके कपोलों से अटखेलियां करता और खिड़की में रखा इला का कनाडा से आया खत नीचे गिर गया। किसी शांत जगह पर सोचते विचारते उसका मन उसी खत की इबारत में उलझ गया। लिखा था, सच कहती हूँ मम्मा, यहाँ पर लंबा चौड़ा बंगला है, एकदम नीट और क्लीन, काफी बड़ा, मौसमी फलों का गार्डन है, लंबे लंबे क्लिप्टस हैं, सेब, अंजीर, सहतूत और ना जाने क्या क्या पेड़ हैं। एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है मम्मा, कभी तुम आओ तो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ उसे अपनी बेबी पिंकी की, जो इला चौधरी हो गई थी, बहुत याद आने लगी। वह उंगलियों पर हिसाब लगाती रही। पूरे 8 बरस बीत चुके थे उसे देखे। वह फिर अपने आप से कह उठी, वृंदा, अब तो तू भी इला के पास ही उड़ चल। यहाँ तेरा अपना कहलाने वाला एक ही तो है, एक नहीं 1/2 है। वह तो एक, हाँ, आधा ही तो है। उसके पति पर तो पार्वती का भी आधा हक है। कुछ रुक कर फिर वह आकुल व्याकुल हो उठी। हाँ, फिर भी वह अब इला कपिल के साथ ही कुछ अरसा बिताएगी, पर तभी जब कपिल मुनहार कर कहेगा, अरे मम्मा, वहाँ इंडिया में क्या धरा है, बस आप तो यहीं रहिए ना, हमारे पास ही। नन्हा रिंक भी नानी को पाकर मस्त हो उठेगा। नहीं, आप इंडिया नहीं आएंगी अब। दामाद, बिटिया और नाती की याद आते ही उनके हृदय में दबी वात्सल्य की भावनाएं उभर उठी। वह उसमें डूबने उतराने लगी थी। एक एक करके अतीत के कई कतरे उससे आंखें तार करते आते गए, जाते गए। यह स्थिति उद्दोषित की थी। मैं कल अदालत में सुदेश के साथ लव मैरिज कर रही हूँ। अरे पागल हो गई है क्या वृंदा? क्या इसी दिन के लिए पेट काट काट कर पढ़ाया था हमने? वह एक रखैल को पहले ही घर में बैठाए हैं, तुझे वह क्या देगा? भंवरा है वह तो, कली का रस चूस कर फिर किसी फल पर जा बैठेगा। उमा चाची ने कई बार फटकारने के बाद अंततः समझाने के मूड में कहा था। सुभा, नूतन और सुप्रिया जैसी सहेलियों ने भी आगाह किया था कि यह शादी कहीं बर्बादी का आलम लेकर ना आ जाए तुम्हारे जीवन में। और तब उसे अपनी कही वह इबारत याद आ गई,
मैं कोई अंगूठा छाप हिंदुस्तानी लड़की नहीं हूँ। जो भी कदम उठा रही हूँ, खूब सोच समझ कर ही उठा रही हूँ। सुदेश में मैंने अपने सपनों का राजकुमार पाया है। उसमें मुझे अपना पति परमेश्वर नजर आता है। दूसरा कोई भी उसका स्थान ले ही नहीं पाएगा। जो भी मेरे इस इरादे से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वह सचमुच ही कर गुजरी अपनी मन की। घर वालों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। मृणाल दी के अलावा सभी ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। हर किसी को उसका यह निर्णय अखर रहा था। खासकर सुदेश के पास एक अदत्त पत्नी पहले ही थी। तो फिर क्यों कर रहा है? वृंदा उसी पर लड्डू हो रही है। उसे याद आया मृणाल दी ने उसे पत्रों के जरिए भी परामर्श दिया था। वृंदा, यह जिंदगी अजीब किस्म का सफर है। इसमें भावुक जज्बातों के सहारे नहीं जिया जा सकता है। फिर तुम तो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर तलाक ही तो लेना होगा। उसके लिए ग्राउंड भी मौजूद हैं और उसे सुदेश का ही एक दिन का वह भावुक भरा क्षण भी याद हो आया। उस दिन वह कह उठा था, वृंदा, कहीं ऐसा ना हो कि भावुकता के क्षणों में लिया तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे अपने लिए ही नासूर बनकर सारी उम्र बहता रहे। मैंने स्थिति का कोई भी पहलू तुमसे नहीं छुपाया है। अरे तो कौन सोचता है ऐसा? क्या तुम्हें तुम्हारे आंगन में उगी नई वृंदा पर इतना भरोसा नहीं है? तभी तप्त होठों पर सुदेश ने हथेली रख दी थी उसके। फिर कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है उस तरफ सोचा ही नहीं। दोनों अपने नीड़ में मस्त थे। फिल्म की रील की तरह वृंदा अपने अतीत के कई दृश्य देखती रही। पिंकी पूछ उठी थी, मम्मा, सबके पापा तो उनके घर ही रहते हैं, मेरे पापा ही क्यों दूसरे शहर में रहते हैं? बेटे, तेरे पापा को वहाँ काम ज्यादा रहता है। फिर नौकरी कोई भाई बंदी तो है नहीं। मेरी भी सर्विस है, इसीलिए तो आप ही नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? वह अक्सर ऐसे सवाल जवाब के दौरान कह उठती जब वह कभी कभी ऐसे क्षणों में से अपनी मम्मी को घूरती तो वृंदा को लगता उसके भीतर कुछ पिघलता रहा है। ऐसे कितनी ही बार इसी तरह के प्रश्न सूलों से जूझते जूझते वह जब व्यथित हो उठी तो एक दिन उसने बड़ी समझदारी से पिंकी को सुदेश और उसकी पत्नी के बारे में बतला दिया। फिर उसके चेहरे पर नजरें गड़ाई। वृंदा चमक उठी थी। उसे लगता था जैसे पिंकी की किशोर वह बढ़ती आंखें कह रही हो, हम तो पहले ही जानते थे मम्मी कि आपने प्रेम के लिए कुर्बानी की है। वृंदा को वे दिन भी याद हो आए कि कैसे इस संवाद के बाद पिंकी खोई खोई सी रहने लगी थी। कैसे उसकी सोखी, उसकी चंचलता, उसकी उत्सुकता उससे कतराती चली जा रही थी। वह उन्हीं दृश्यों में खोई रही। तभी उसे ध्यान आया वह क्षण भी जब सुदेश ने ही उसको यह कहा था, वृंदा, पिंकी ने अब बीए कर लिया है, एमए में मैं उसे वहीं एडमिशन दिला रहा हूँ। फिर इसकी शादी के लिए भी तो प्रयत्न करना ही होगा। अभी ढूंढूंगा तो कोई अच्छा सा पंछी पकड़ में आएगा। सुनकर तब पहली बार वृंदा को अपने हमदम में एक जिम्मेदार पिता का रूप नजर आया था।
उसने इतना जरूर कहा था कि कहीं तुम्हारी श्रीमती जी को बुरा लगा तो। नहीं नहीं, तुम तो वृंदा उससे मिली ही हो कई बार, उसी के प्रस्ताव पर, और आलोक आनंद की दीदी के साथ रहने की बलवती इच्छा को देखकर मैंने सोचा कि ऐसा कर लूं। तुम्हें कुछ अखरेगा जरूर, एकांकी रहना। पर बेटी के भविष्य के लिए सुदेश ने कहा था, और वह प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में कुछ न कहकर माँ क्यों आड़े आएगी बेटी के भविष्य के लिए सोचती चुप रह गई थी। पिंकी के पत्रों ने उसकी थोड़ी बहुत रही शंकाओं को समाप्त कर दिया था। अक्सर उसके हर पत्र में लिखा होता, मम्मी मेरी असली माँ तो अब मिली है शायद मुझे। हाय कितनी स्वीट मदर है यह, और डैडी उनके क्या कहने। आनंद व आलोक जैसे भाई किसकी किस्मत में है। सच मम्मी, मदर मुझको जरा भी नहीं डांटती, और कॉलेज भी क्या शानदार है यहाँ का। सच कहती हूँ मम्मी, तुम्हारी याद यहाँ कभी भी मुझको नहीं सताती। तुमने मुझे मेरे डैडी से इतने दिन क्यों अलग रखा। पढ़कर उसे पहली बार लगा था कि वह आज लव मैरिज के साथ शुरू हुए जिंदगी के समय में पहली बार अपने ही खून से पराजित हुई है। कैसी अजीब पराजय थी यह। अतीत की इन्हीं स्मृतियों में उलझते उलझते उसे लगा था कि पानी की प्यास लग रही है। पानी पीकर फिर उन्हीं स्मृतियों में खो गई। उसे याद हो आया सुदेश की पत्नी का वह प्यारा सा खत। कितना सरप्राइज दिया था उसकी प्रतिद्वंदी ने। लिखा था, वृंदा जी, पिंकी की मैरिज तय हो चुकी है। लड़का कनाडा की एक फर्म में चीफ एग्जीक्यूटिव है। पिंकी ने उसे और उसने पिंकी को पसंद कर लिया है। जल्दी ही इसीलिए सगाई का दस्तूर भेज दिया है। लड़का चट मंगनी पर ब्याह चाहता है। सो तारीख भी तय कर दी है, और निमंत्रण पत्र भी साथ देखकर वृंदा चौंक उठी थी। आगे का पत्र उसने पढ़ा ही नहीं था। सुदेश पर उसे प्यार कम गुस्सा अधिक आ रहा था। पिंकी की शादी की उसे खबर तक नहीं, कार्ड में उसका नाम नहीं। खैर उसे ध्यान आया कि कैसे वह मेहमानों की तरह इन वक्त पर पहुंच पाई थी। सुदेश और उनकी पत्नी ही सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने कन्यादान किया तो वृंदा के पूरे तन बदन में आग लग गई थी। किसी की आवाज आई थी उसके कानों में, अरे यही है सुदेश बाबू की गृहस्थी में आग लगाने वाली चुड़ैल। तो वह पूरी तरह हिल उठी थी, और उसे याद हो आया पिंकी का वह विदाई वाला क्षण। वह बोली थी, मम्मी कपिल आपको कैसा लगा। खैर पापा और आप जितनी प्रगतिशील तो मैं हो नहीं पाई। मदर अपने आंगन में ही पाणी ग्रहण संस्कार करके विदा कराना चाहती हैं तो क्यों न करूं। आपको अखरा तो नहीं ना मेरा यह निर्णय। सच कहती हूँ मम्मी, मैंने सोचा आदमी को अपनी औकात, अपनी संस्कृति, अपना पारिवारिक परिवेश आदि को नहीं भूलना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं किया ना मम्मी। और उसे लगा था कि आज फिर वह पिंकी के हाथों ही जिंदगी के समर में दूसरी बार पराजित ठहरा दी गई है। अंदर तक वह धधक उठी थी, पर लोग लाजवश बेटी दामाद को विदा देकर उसी दिन बिना किसी से कुछ कहे वह लौट आई थी। समय की धार उसी रफ्तार से बहती रही। वह भी उस धार में अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखती बहती रही।
पहली बार उसको लगा था कि लव मैरिज करके उसने गलती की थी। यदि ऐसा नहीं था तो सुदेश की उससे पिंकी के संबंध तय करने से पहले विदाई तक के काम में उसी को महत्व देना था। परंतु अपमान के इस घूंट को भी पीकर वह चुप रह गई थी। इधर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चाहा था कि कम से कम सुदेश अब तो उनके पास सिर्फ उनका ही होकर रहे, पर उसका उत्तर जो आया था वह उन्हें अपने फैसले की खिल्लियां उड़ाता ही नजर आया। लिखा था, अब तुम भी वृंदा उसी तितली जैसा व्यवहार चाहती हो। अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, उग तो राम नाम जपो। किसी दिन दरवाजे पर राम राम सत्य है कहने वालों को भी जुटाने का वक्त आ गया। मैं अब तुम्हारे पास आकर लोगों को गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का मौका शायद ही दे पाऊं। फिर आलोक आनंद की बहुएं क्या कहेंगी। उसके तन बदन में आग लग गई थी। इसी पत्र के साथ उसका पत्र भी आया था। उस पत्र की इबारतें पढ़कर उसे लगा था कि आग में घृत डाल दिया है। उसके अपने खून ने लिखा था, मम्मा, मदर और फादर ही नहीं, आलोक आनंद और उनकी बहुएं भी सभी हमारे यहाँ आ रहे हैं। मैंने तो आपका दिया नाम पिंकी तक उखाड़ फेंका है अपने जिस्म से। अब मैं इला हूँ, कपिल की इला। परसों कपिल ने उनके हवाई टिकट भेज दिए हैं। अपने पूरे परिवार को यहाँ देखकर मेरा मन मस्त हो जाएगा। मम्मा, आपका रुख तो मेरे प्रति शुरू से ही अजीब था। आपने कितना बोर किया था हमको। सब कुछ बतलाने की बजाय आप मुझे फादर के बारे में उल्टा सीधा बताती रही थी। इधर कपिल काफी व्यस्त रहते हैं, वहाँ उसका आना तो हो नहीं पाया अभी तक भी। अब वह या वे सब यहाँ आ ही रहे हैं तो बड़ा मजा आएगा। आप भी अच्छी होंगी ही। कपिल भी आपको नमस्ते लिखवा रहे हैं। कभी कुशल का पत्र दिया करो मम्मा। उसे लगा था उसके खून ने या सुदेश की पत्नी ने जाने किसने उसे जीवन संग्राम के सफर में तीसरी बार मात दी थी। और वह चीख उठी, नहीं नहीं, वह कहीं नहीं जाएगी। कनाडा कनाडा, लव मैरिज करके वृंदा ने कोई गलती नहीं की थी। अपने ही खून से अपनी कोख जई बेटी से मात खाकर आहत जरूर हुई हैं, पर अब चौथी बार मात खाने की गलती वह नहीं करेगी। आज पहली बार उसको लग रहा था कि उसको अपना एकांकीपन समाप्त करने के लिए कुछ सक्रिय बने रहना चाहिए, अन्यथा अतीत के ऐसे कितने ही बिंब उसको बार बार परेशान करते ही रहेंगे।